नाज़रीन, इजरायली स्टूडेंट्स, इजरायली साइंटिस्ट, उनके लिए जो मराहत यूरोप से हैं वो बंद होने जा रही हैं और ये इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है जिसकी वजह से वो बाकियों को ह्यूमिलिएट करता है और असैसिनेशंस करता है और जो सारी उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो इस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के ऊपर बेस है, जिसमें यूरोप का बहुत बड़ा किरदार है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आप कह लें कि फंड जारी होता है, फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, वो यूरोप खत्म करने जा रहा है और ये एक तारीख में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। यूरोप के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी हो गई है, ईरान के जो मिसाइल हैं वो सेंटकॉम की बेस के साथ टकराए हैं। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट इस वक्त उठाना पड़ गई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इजराइल के लिए जो जिल्लत है, जो रुसवाई है और उनकी फौज की ताकत का जो एक्सपोज होना है वो जारी है। नाज़रीन, वीडियो जारी हो गई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि इजरायली फौजी किस तरह फलस्तीनी फाइटर्स को देखकर भाग रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे। फलस्तीनी रेजिस्टेंस से उसको देखकर इजरायली फौजी किस तरह भागे, ये वीडियो जारी हो गई है और इजरायली मीडिया ने इस वीडियो को जारी कर दिया है और उसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं और इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इजरायली फौजी हमास को देखकर भागते हैं। ये कंफर्म कर दिया तो बहुत बड़ी जिल्लत और पसपाई और रुसवाई जो है वो उठाना पड़ रही है, क्योंकि इजराइल की फौज की एक हैबत बनाई गई थी और चूंकि वो अरबों से जंग भी जीते थे, लेकिन उसके डायनामिक्स समझने की जरूरत थी कि ये बहुत ही आप कह लें कि उनके मुकाबले में इनके पास जो असलहा था, फिर पीछे को मुनज़्ज़म कमांड सेंटर नहीं था, तो इस तरह से बहरहाल जंगें हुई हैं, तो वो एक हैबत इनकी कायम हो गई थी, वो यहां पर एक्सपोज हो गई। आप मुझे बताएं, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि इजरायली फौज जो लाखों फलस्तीनियों को मार चुकी है और जख्मी कर चुकी है, वो फलस्तीनी फाइटर्स को देखकर वहां पर भाग रही है? इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? इससे बड़ी कोई जिल्लत और इनकी शिकस्त की कोई बात हो सकती है? वो इजराइल मीडिया ने खुद उसको जारी कर दिया है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और नेतन्याहू और समुद्रेज का पिछले कुछ घंटों में बताया जा रहा है कि कई मरतबा कॉल के ऊपर जो है वो राब्ता हुआ है और इसी दरमियान तीन जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं मलेशिया और तीनों की आपस के अंदर मुलाकात हुई है, लेकिन तलखियां बढ़ रही हैं चीन और अमेरिका के दरमियान और रशिया के दरमियान। और ट्रंप जो है वो रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस अनाउंस कर सकता है अगले 48 घंटों के अंदर अंदर और मंडे को मुमकिन तौर पर ये सैंक्शंस अनाउंस हो सकते हैं, जो कि जाहिर है कि बहुत बड़ा वाकया होगा, क्योंकि बाइडेन दौर में तो हालात बिल्कुल खराब हो गए थे और कोई कॉल पर राब्ता नहीं हो रहा था, कोई मीटिंग्स नहीं हो रही थी, और लेकिन ट्रंप के आने के बाद दोबारा से मुलाकातें और फोन के ऊपर राब्ते शुरू हुए। तो अगर ट्रंप सैंक्शंस अनाउंस करता है तो तलखी और बढ़ने जा रही है। और इसी तरह बहुत बड़ी खबर यह है कि रशिया ने यह कहा है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की जंग हो सकती है। कोरिया में टेंशंस बढ़ रही हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को बयान कर रहे हैं कि कोरिया की जंग हो सकती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है और वहां नेटो रशिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है और वहां पर तलखियां बढ़ रही हैं। रशिया ने जर्मनी की जो इकदामात हैं उस हवाले से भी बड़ा सख्त बयान जारी किया है और कहा है कि हम पूरी तरह से नजर रखेंगे और इसका मुकम्मल तौर पर जब वो कन्फ्रंट करेंगे। जर्मनी के इकदामात अच्छे नहीं हैं, ये रशिया ने कहा। तो यूरोप के साथ तलखियां बढ़ रही हैं, नेटो के साथ बढ़ रही हैं, इधर वो कह रहे हैं कोरिया की जंग हो सकती है और इधर अमेरिका जो है वो मजीद सैंक्शन लगा सकता है। तो ये काफी गड़बड़ है, काफी बड़ा बहरान जो है वो आगे बढ़ रहा है। आगाज हम अगर करें तो ईरान के हवाले से जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है और ये वो खबर है जो फिर याद रखी जाती है, यानी कि उसके बहुत असरात हैं। पेंटागन ईरान पर हमले को अब कितना टाइम हो गया है, पेंटागन अभी तक यह कंफर्म नहीं कर सका कि ईरान पर हमले में उसने क्या नुकसान किया है। क्या वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर सका है? ईरान की 408 किलोग्राम यूरेनियम कहां गई, कुछ पता नहीं है पेंटागन को। और उस वक्त बड़ी आप कह लें कि वहां पर एम्बैरेसमेंट भी हुई थी और अमेरिका के अंदर यह सबसे बड़ा सवाल रहा कि हासिल क्या हुआ है। और ट्रंप सुबह शाम कहता रहा कि मैंने तबाह कर दिया है। और जाहिर है कि अगर एक चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए इतनी बार बताना पड़े तो वो वैसे ही बात मशकूक हो जाती है। तो पेंटागन अभी तक कंफर्म नहीं कर सका। आप जरा हेडलाइन देखिए, आज वहां पर यह बात हो रही है, पेंटागन स्टिल कैन नॉट कंफर्म ईरान न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रक्शन। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है अभी तक कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन
एक और चीज कंफर्म हो गई है, सैटेलाइट इमेजेस वेस्टर्न मीडिया ने जारी कर दी हैं। और कौन से सैटेलाइट इमेजेस? ईरान का जो हमला हुआ था अमेरिकन बेसिस पर, जो सेंटकॉम के ऊपर अटैक हुआ कतर के अंदर, उसमें अमेरिका की बेस हिट हो गई है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा यानी एक वाकया है और यह बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है और इसके बहुत ज्यादा असरात हैं। और इसी वजह से अब मजीद हम अंदाजा लगा सकते हैं और उस बात को समझ सकते हैं कि क्यों अमेरिका और इजराइल की दौड़ें लग गई थी और ईरान ने मतलब किस तरह से अपने आप को यहां एस्टेब्लिश किया है एक बड़ी ताकत के तौर पर। नाज़रीन, जो ईरान ने हमला किया था अमेरिकन बेसिस के ऊपर, वो प्योरली एक सिंबॉलिक अटैक था। वो इस तरह का अटैक था कि जिसमें यह सिग्नल दिया गया था कि हम एक रियल अटैक कर सकते हैं। वो हमला इसलिए था ही नहीं कि वो जाकर आगे हिट करे, जाकर आगे जो है वो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। वो हमला इसके लिए था ही नहीं, इसलिए बाकायदा तौर पर ईरान ने पहले कतर को बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ सिग्नल था, वो एक सिर्फ सिंबॉलिक अटैक था। और उसमें जो मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए थे वो बहुत लो क्वालिटी के मिसाइल थे। तो ईरान ये नहीं चाहता था कि मिसाइल आगे जाकर टकराएं, बल्कि वो सिर्फ एक सिग्नल देना चाहता था। और इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि हमने सारे मिसाइल जो है वो गिरा दिए हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं हो सका। तो वो ईरान ने नुकसान करने के लिए वो हमला किया ही नहीं था, ठीक है। तो लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है वो सिंबॉलिक हमला, जिसमें इंतहाई लो क्वालिटी के मिसाइल इस्तेमाल हुए और बताकर हमला हुआ, वो भी अमेरिका नहीं रोक सका। यानी ये बहुत बड़ा ये मसला यहां पर पैदा हो गया है। और इसलिए आप देखेंगे मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं, खासकर जो गल्फ रियासतें हैं, उन्होंने ईरान के साथ फौरी अपने ताल्लुकात को दोबारा से बहाल किया। कतर के अमीर ने कॉल की, एमबीएस ने बुलाया, दोबारा से फौरी ताल्लुकात बहाल हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया है कि ईरान की ये सलाहियत है कि अमेरिकन बेसेस यहां पर प्रोटेक्टेड नहीं है। अमेरिकन बेसेस अपना दिफा यहां पर नहीं कर सकती हैं। और चाहे वो इराक की जंग हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लिबिया हो, किसी जंग के अंदर ये वाली सूरत हाल इन ममालिक को फेस नहीं करना पड़ी कि इराक पर हमला होगा तो इराक जो है वो अमेरिकन बेसेस को निशान बनाएगा। ये सिनेरियो वहां पर नहीं था। तो अमेरिकन बेसेस जो हैं ही इसलिए कि हमने प्रोटेक्ट करना है, सो कॉल्ड प्रोटेक्शन, वो अपनी आप की प्रोटेक्शन नहीं कर सके हैं एक सिंबॉलिक अटैक में। तो ये एक बड़ा वाकया है। सैटेलाइट इमेजेस शो ईरान अटैक डैमेज्ड यूएस कम्युनिकेशन डोम इन कतरी बेस, ठीक है। ये जनाब आज रिपोर्ट जारी हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट जारी कर दी है कि जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने जा रही थी और हरेदी जो पार्टी है वो आखिरी वक्त में नेतन्याहू के साथ जाकर खड़ी हो गई और नेतन्याहू की गवर्नमेंट बच गई। तो अमेरिकन मीडिया ने बताया है कि उसकी प्योर वजह सिर्फ ईरान पर हमला था। नेतन्याहू की जानिब से बताया गया कि मैं ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा हूं, इसलिए उसकी गवर्नमेंट बच गई। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, हमला जो उसने करना था और सबको पता चल गया, इसकी तो आगे से धुलाई हुई है। तो अब वो दोबारा से सिलसिला तेजी पकड़ने जा रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बची ही इसलिए थी कि ईरान पर हमले का, नेतन्याहू ने कहा कि मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूं। Orthodox party Netanyahu's coalition, the plan to strike Iran is what prevented the Haredi from dissolving the government. तो ये इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ईरान पर हमला किया, ठीक है ना। पहले गजा में जंग को प्रोलॉन्ग किया, फिर अल्टीमेटली जब वो भी काम ना आया और इसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व होने वाली थी तो इसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। तो ये आज अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी है। यूरोप के हवाले से देखें, यूरोप की हिस्ट्री, स्पेन ने क्या किया। सबसे पहले जो कॉलोनी उधर बनी, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो स्पेन ही से गया था, ठीक है ना। पुर्तगाल ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच ने क्या किया, ये डच ने क्या किया, ये सारी हिस्ट्री तो सबके सामने है। और इस सारे मामले में, फलस्तीन के मामले में 70-80 साल, ये 100 साल, बाकायदा 100 साल बनते हैं। 100 साल में वेस्ट का रवैया, यूरोप का रवैया क्या रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो रियलिटी इस वक्त इमर्ज हो रही है उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि इकोनॉमी, रिप्यूट, सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर रही, मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो स्टांस ले रहे हैं, इजराइल के साथ बैकआउट कर रहे हैं, मल्टीपल रीजंस। और अगर मजीद जंगें आगे बढ़ती हैं तो रेफ्यूजीज का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसको यूरोप रोक नहीं सकता। तो नंबर 1 जो इशू यूरोप के लिए बन गया है वो रेफ्यूजीज है, इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यूरोप इकदाम उठाने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है कि साइंटिफिक जो प्रोग्राम्स है इजराइल के साथ वो कैंसिल होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो कैंसिल होने, ये रीढ़ की हड्डी है इजराइल के लिए, ये रीढ़ की हड्डी है उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके ऊपर उनकी सारी मिलिट्री सुपीरियरिटी खड़ी हुई है।
तो ये वो पीछे चीजें हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, साइंटिफिक कॉपरेशन, उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिले, इनकी यूनिवर्सिटीज को फंडिंग, वो सब कैंसिल होने जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उसमें यह भी शामिल है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो मुकम्मल इजराइल के साथ कैंसिल किया जाए। पॉलिटिको, ये अमेरिका का एक बड़ा मीडिया है और फिर अल जजीरा और बाकी रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्टरनेटिव प्रपोजल इंक्लूड बैनिंग इजराइल फ्रॉम यूरोपीय यूनियन स्टूडेंट एंड साइंटिफिक प्रोग्राम्स। दिस इज ह्यूज। सिर्फ ये एक जो चीज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और साइंटिफिक प्रोग्राम्स, तमाम में से इसको बैन कर दिया जाएगा। द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग द कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ पार्टनरशिप विद इजराइल, जो ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसका अगले हफ्ते जो है बाकायदा अनाउंसमेंट होगी और हतमी फैसला सामने आएगा। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें यह बात शामिल की गई है कि मुकम्मल जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल किया जाए। और मैक्रोन की नई स्टेटमेंट आई है, मैक्रोन, आई बिलीव इन द नेसेसिटी, अब वक्त आ गया है, इस बात की जरूरत है, ऑफ यूनाइटिंग आवर वॉइसेस इन पेरिस, इन लंदन एंड अदर प्लेसेस टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। वक्त आ गया है कि अब हम लंदन में, पेरिस में, बाकी कैपिटल्स में अपनी वॉइसेस को यूनाइट करें और वक्त आ गया है कि हम स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, ये इस वक्त यूरोप की सूरत हाल है। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि वो यमन के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दे। ये इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि यमन के ऊपर दोबारा हमले किए जाएं। इजराइल हैज अर्ज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिन्यू इट्स अटैक ऑन हुतीज इन यमन। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा और बाकी मीडिया जब रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जनाब इजराइल ने कहा कि यमन के ऊपर दोबारा हमले किए जाएं। जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हुती सारे हमले कर रहे हैं इसमें अमेरिकन जहाज तो निशाना बन ही नहीं रहे, इसलिए हमारी हुतीज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और हुतीज के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया था वो हमारा इन प्लेस है। ठीक है, आप जरा अंदाजा कर रहे हैं, एक होता है जिल्लत और रुसवाई की आखिरी सतह, तो वो कह रहे हैं हमला करो। अमेरिकन ऑफिशियल्स इंटरव्यू देकर कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में कि हमारा तो हुती से कोई मसला ही नहीं है, वो कौन सा अमेरिका। और उन्होंने कहा कि वो इजरायली जहाजों का निशाना बना रहे हैं, वो हमारे जहाज नहीं है, वो इजराइल के जहाज हैं, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। आवर अंडरस्टैंडिंग विद द हुतीज रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर अमेरिकन शिप्स रिमेन्स इन प्लेस डिस्पाइट देयर रीसेंट अटैक्स। यमन के ताजा तरीन हमलों के बावजूद जो हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिकन जहाजों के हवाले से वो वैसी है, तो हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो बात तो देखें, पिछले इस मुआहदे से पहले वो तो पहले भी इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे थे और अमेरिका आ गया था, तो लेकिन आज वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि इजराइल पर हमला हो तो हमें मसला नहीं है। ठीक है, हालांकि आगाज तो यमन ने इजराइल पर हमलों ही से किया था और अमेरिका दरमियान में कूद पड़ा, तो आज वो इस प्रिंसिपल को इंडोर्स कर रहे हैं कि वो अमेरिकन जहाजों पर कौन सा निशाना बना रहे हैं। तो वो देख कर आए हैं कि हुतीज के खिलाफ जंग का नतीजा क्या निकलेगा, इसलिए आज वो बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं। द रीसेंट हुतीज अटैक्स डिड नॉट टारगेट अमेरिकन शिप्स बट टारगेटेड शिप्स लिंक्ड टू इजराइल। उन्होंने तो सिर्फ इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है, हमारे जहाजों को निशाना नहीं बनाया। तो ये जनाब उन्होंने उसके जवाब में इंटरव्यू दिया है। अब बात यह है कि नेतन्याहू ने बिल्कुल ये बंदा, आप सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जालिम शख्स साबित हुआ है जिसने लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, मर्दों को, फलस्तीनियों को, मासूमों को, निहत्तों को इसने वहां पर मारा है, जख्मी किया। सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। तो अब जो है एक तरह से ये फड़फड़ा जरूर रहा है। ठीक है, इनके शैतानी मंसूबे वो तो नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि शैतानों में भी इंसान होते हैं। एक वक्त में आकर इंसान तो वो इंसान नहीं रहता, वो सिर्फ इंसान की तरह दिखता है, वो बाकायदा शैतान बन चुका होता है। तो इसके शैतानी मंसूबे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फड़फड़ा जरूर रहा है कि अगर अमेरिका हाथ खींच गया, हुती से खींच लिया ना हाथ, ईरान पर हमला उसने, अमेरिका पीछे हट गया, जमीनी फौज नहीं उतारी। अगर अमेरिका पीछे हट गया गजा से, फिर इस बंदे के साथ क्या होगा। और अमेरिका ट्रंप इंतजामिया कब तक अफोर्ड करेगी, मुझे बताइए। वहां तो कह रहे हैं हमास तो कई साल तक लड़ सकती है, तो अब ये फड़फड़ा रहा है। अब इसकी कई बार पिछले 24 घंटों में समूतरिच के साथ बात हुई है इजरायली मीडिया। नेतन्याहू स्पोक विद समूतरिच मल्टीपल टाइम्स इन 24 आवर्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम टेकिंग स्टेप्स दैट वुड फर्दर वीकन द कोalition's फ्रेजिलिटी। कई मरतबा इसका समुद्र से राब्ता हुआ है और एक अमेरिकी मीडिया ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि
पिछले साल एक अहम तरीन मीटिंग हुई नेतन्याहू और उसके जनरल्स की, तो जनरल्स ने इसको कहा कि कोई फायदा नहीं गजा में जंग जारी रखने का, इससे हमें कोई स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट नहीं मिलने वाली। ये कोई 10 महीने पहले की बात है और नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि ये जंग जो है जारी वो जारी रखी। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसने जंग जारी रखी और इसलिए तो वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई है कि ये सिर्फ इसने जाती मकासद के लिए। अब आप जरा अगली खबर देखिए, इजरायली आर्मी ने जो रेगुलर फोर्सेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ रेगुलर सोल्जर्स, उनकी एज जो सर्विस एज है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया। यानी जो रिटायर होने वाले थे वो रिटायर नहीं होंगे, उनकी सर्विस एज बढ़ाने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि फौज की किल्लत है। तो ऑलरेडी जो बर्डन है वो रेगुलर फौज के ऊपर है, क्योंकि रिजर्व तो बहुत सारे ज्वाइन नहीं कर रहे, तो जो रिजर्व रेगुलर फौज है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन है। उसी रेगुलर फौज की वो एजेस बढ़ा रहे हैं कि ये रिटायर ना हो, तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और जो उसकी हालत है, ठीक है, तो उसकी एज मजीद, तो क्राइसिस दर क्राइसिस इसराइल के अंदर पैदा हो रहा है। और अगली बात सुनिए, हमास ने जो अनाउंस किया था 2 दिन कबल कि हमने जो है वो इन अटेम्प्ट की है इनके फौजी पकड़ने की, उनको जंगी कैदी बनाने की, जिसमें हमें इलिमिनेट करना पड़ा ड्यू टू फील्ड कंडीशंस, और अगली बार हम इनको कामयाबी के साथ जंगी कैदी बनाएंगे। अब ये बहुत बड़ी जिल्लत थी इजराइल के लिए। अच्छा, इजरायली आर्मी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई और जो है वो इजरायली फौजी जो है वो लड़े हैं और ये हुआ वो हुआ है। आज हमास ने कुछ देर पहले वो वीडियो जारी कर दी है जिसमें वो अटेम्प्ट की जा रही है इनके फौजियों को कैप्चर करने की, और उसमें इजरायली फौजी लड़ने की बजाय भाग रहे हैं। मतलब कोई समझ आती है ना बात, कोई मिलिट्री लॉजिक में कुछ समझ आती है कि यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस लड़ रही हैं, हमास और इजरायली फौज का कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर जो कुछ गजा को बना दिया गया है, जितनी बमबारी हुई है, उसके बाद तो यहां पर मतलब हमास कब की खत्म हो गई होती। तो 21 महीनों के बाद ये हालत है कि वो भाग रहे हैं इजरायली फौजी। वो वीडियो जारी हो गई है और उसको फिर इजरायली मीडिया भी चला रहा है, और इजरायली मीडिया लिख रहा है कि ये बात कंफर्म हो गई कि इजरायली फौजी लड़े बगैर भागे। ये बहुत बड़ी जिल्लत और पसपाई हुई है। इजरायली मीडिया ऑन अ वीडियो ऑफ कसाम्स अटेम्प्ट टू कैप्चर ऑन इजरायली सोल्जर्स, टेरिफाइंग, डिफिकल्ट एंड नॉट सूटेबल फॉर द फेंट हार्टेड। कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें, इजरायली मीडिया अपने लोगों को कह रहे हैं कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें। हमास वीडियो डिस्प्रूव्स द इजरायली मीडिया नैरेटिव। जो एक नैरेटिव बनाया गया था प्रो इनके चैनल ने, वो सारा गलत साबित हुआ। द सोल्जर्स डिड नॉट फाइट, यह साबित हुआ कि इजरायली फौजी लड़े ही नहीं, बट फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, बल्कि मैदान जंग से भाग गए। ये जनाब आज हुआ है। तो मैंने आपको कहा फड़फड़ा रहा है, जो इजराइल जो है ना बिल्कुल शिकस्त खा चुका है और आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, ये कोलैप्स ही है ना भाई। फौज एग्जॉस्टेड है, उम्रें बढ़ाई जा रही हैं, हरीदी भर्ती नहीं हो रहे हैं, और अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि वो तो नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट बची थी वो सिर्फ इस वजह से कि ईरान पर हमला की वजह बना, यानी इसने अपने एक्सटेंड करने के लिए अपने इक्तदार को ईरान पर जंग छेड़ दी, वहां पर भी नाकामी हो गई। और तीसरी हेडलाइन देखिए, अटैकर्स वर नॉट हार्म्ड बट सिंपली चूज टू लीव द सोल्जर्स बॉडी एंड टेक ओनली हिज वेपन्स। इजरायली आर्मी ने क्लेम किया कि हमने जवाबी हमला किया और इनको नुकसान पहुंचाया और हमास के फाइटर्स मारे गए और ये हुआ वो हुआ। वो आज वीडियो आगे इजरायली मीडिया लिख रहा है कि साबित हो गया कि कोई हमास के फाइटर्स को नुकसान नहीं पहुंचा, और बल्कि वो आए, उन्होंने बॉडीज का जायजा लिया इजरायली फौजियों की, और वहां से हथियार जो वो अपने कब्जे में लिए, इजरायली फौजियों का असलहा भी कब्जे में लिया और वहां से निकल गए। इजरायली फौजियों का असलहा हमास के लोग जो है वो कब्जे में ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पसपाई इनकी वहां पर हो रही है। बेनी गांट्स की स्टेटमेंट आई है, फॉर द सेक ऑफ आवर फाइटर्स एंड इजराइल्स सिक्योरिटी दिस गवर्नमेंट मस्ट गो। और जो रफा में ये टेंट सिटी बनाने जा रहे थे जहां से फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करना था, आज उसके ऊपर रिपोर्ट आई है कि $6 बिलियन का बजट चाहिए वहां पर ये करने के लिए, $6 बिलियन। और ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री का हाफ बजट है, उनका टोटल बजट ही $12 बिलियन है, यानी $6 बिलियन। तो वो एक प्लान है ही इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, उधर क्या हो रहा है कि आसियान के जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अभी ये ब्रिक्स से होकर आ रहे हैं और कुआलालंपुर के अंदर ये मुलाकात हुई, और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज्यादा थी कि इसमें लेवरोव, इसमें वांग यी, इसमें सेक्रेटरी रोबियो, ये तीनों शरीक हुए।
यानी जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स यहां पर शरीक हुए। और इसमें दिलचस्प बात यह थी कि तीनों की आपस में मुलाकात हुई, यानी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की दोनों के साथ मुलाकात, ट्राइलेटरल तो नहीं हुई लेकिन यानी कि तीनों की आपस में मुलाकात हुई है बायलैटरल। रशिया की मुलाकात अमेरिका से भी हुई, चाइना से भी हुई, और इसी तरह अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात चाइना के साथ भी हुई, यानी सब एक दूसरे के साथ बायलैटरल मिले हैं। तो काफी अच्छे अच्छे बयानिए तो आ रहे हैं यानी इनकी आपसी मुलाकातों के, लेकिन तलखियां बढ़ रही हैं, ठीक है ना। जो अमेरिका के इकदाम हैं अगेंस्ट चाइना वो बड़े प्रोवोकेटिव हैं। जो यूक्रेन की जंग है उसमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तो वैसे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बस ठीक है, मुलाकात हो गई, लेकिन सबको पता है कि भाई ट्रंप पीछे से क्या बात कर देगा, क्या फर्क पड़ता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्या बात कर रहा है। तो अब ये सूरत हाल यहां पर आ गई है। आसियान का जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, वी आर कंसर्न अबाउट द एस्केलेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया लेकिन वाज़ेह कहा कि यह हमें काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल जो ट्रेड सिस्टम है वो स्टैब्लिश होना चाहिए, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड से आगे मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीलैटरल सिस्टम। ये आसियान के मालिक ज्वाइंट स्टेटमेंट आखिरी जो एलामिया आया वो जारी कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड फ्री ट्रेड सिस्टम दैट इज प्रिडिक्टेबल, यानी उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया लेकिन सारी बातें अमेरिका ही के खिलाफ की हैं। मल्टीलैटरल, प्रिडिक्टेबल, फ्री ट्रेड ये होनी चाहिए। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की है। एक तो इजराइल के हवाले से पहले देखिए, उन्होंने कहा कि व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन इज कंसिडर अ मेजर चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है, ये उन्होंने बात की। दूसरा, नॉर्थ कोरिया के हवाले से बड़ी उन्होंने मतलब बड़ी खतरनाक बात की है। वो कह रहे हैं कि यहां पर बाकायदा जंग छिड़ सकती है। अब जरा अंदाजा करें, ये कोई और बंदा बात कर रहा था तो हम इसको इग्नोर करते, लेकिन ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहां पर नॉर्थ कोरिया की जंग का खतरा है। वॉशिंगटन एंड इट्स एलाइज प्रोवोकेशन अगेंस्ट प्योंगयांग कंटिन्यू एंड द लाइकलीहुड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन इज हाई। दिस इज वेरी डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक कर रहे हैं और रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक जंग का खतरा बहुत ज्यादा है। सो अगेन हम जो है ना वो आलमी जंग के करीब करीब घूम रहे हैं कहीं, ठीक है ना, दुनिया वहां पर खड़ी हुई है। और फिर उन्होंने जर्मनी के हवाले से स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर जो है हैज डिसाइडेड टू एंगेज इन मिलिटराइजिंग हिज कंट्री, अनाउंसिंग द एग्जॉस्शन ऑफ डिप्लोमेटिक मेथड इन यूक्रेन। जर्मनी को मुखातिब करते हुए जर्मन चांसलर को, क्योंकि जब से ये आए हैं उसमें आप देखें गजा में सपोर्ट इन्होंने की, ईरान पर हमले की शाबाशी दी, रशिया के हवाले से कहा कि वहां से तो हमको डिप्लोमेसी करेंगे ही नहीं बल्कि सिर्फ मिलिटरीली हम रशिया के ऊपर करेंगे, तो ये बड़ा खतरनाक। तो उन्होंने जर्मन चांसलर को भी मुखातिब करते हुए तो तलखियां यानी कि बढ़ रही हैं। रशिया विल टेक इनटू अकाउंट द यूरोपियन यूनियन पाथ टुवर्ड मिलिटराइजेशन इन ऑल एरियाज ऑफ प्लानिंग। कह रहे हैं कि ये जो यूरोप अपने आप को मिलिटराइज कर रहा है इसके ऊपर हम पूरी तरह से इसको जो है वो इसके ऊपर हमारी नजर आए। हथियार जब उठाए जाते हैं तो वो जंग के लिए होते हैं और वहां पर यानी ये बाकायदा जंग की तैयारी है। मतलब इतने ज्यादा बिलियंस वो उन्होंने ऐड किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये डिफेंस बजट नहीं है, ये एक होता है रूटीन में, ये तो जंग है ना, जंग जारी है। और ये जो मजीद बजट है ये एक वॉर बजट है, ठीक है ना, ये डिफेंस बजट नहीं है। तो ये बड़ी खतरनाक, यूरोप के लिए बड़ी खतरनाक बात है। और वहां अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, क्राइसिस दर क्राइसिस। एक तो ट्रंप इंतजामिया, उसमें कौन क्या बात कर रहा है किसी को पता नहीं है। मतलब किसी को कोई एतबार नहीं है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बात कर रहा है तो अच्छा ये सही बात होगी क्योंकि ऊपर ट्रंप बैठा हुआ है। अच्छा, ट्रंप अपने आप में फिर एक उनके क्या कहने के वो क्या बात करते हैं उसकी फिर क्या अहमियत है। अच्छा, आज एक नया स्कैंडल आ गया है, वो ये है कि एफबीआई जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है टू चेक ऑफिशियल्स लॉयल्टी, स्टीयर्स इंटरनल अप्रोच। अब वो एक यानी रोज एक नया स्कैंडल है। और ये ट्रंप इंतजामिया के वाकयात हम इसलिए आपके सामने रखते हैं कि इन्होंने ही फैसला किया हुआ है गजा में ग्रीन लाइट का। तो इनके अपने फैसले कितने वहां पर सराहे जा रहे हैं या उनको इंडोर्स किया जा रहा है वो आपके सामने, यानी ये कौन लोग हैं जो यहां पर फैसले कर रहे हैं। तो
पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये जो आप लाइ डिटेक्टर मशीन नहीं आप फिल्मों में देखते थे, वो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। तो वो ऑफिशियल्स की लॉयल्टी अपने साथ करने के लिए उनके ये टेस्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ना अमेरिका के अंदर। तो ये जनाब आज अमेरिकी मीडिया ने ये जारी कर दिया है, ठीक है। तो ये इस वक्त की डिफरेंट सूरत हाल है। और अब फिर आप देखिए कि पोलैंड ने रशियन कॉन्सुलेट बंद किया। आज रशिया ने पोलैंड का कॉन्सुलेट बंद कर दिया है और पोलैंड कह रहा है कि हम मजीद इकदाम उठाएं। तो ये तलखी है, जो एक राब्ते हैं वो सारे कट हो रहे हैं, तलखियां जो वो बढ़ रही हैं दुनिया में, और खासकर यूक्रेन का मसला उसकी कोई समझ नहीं आ रही है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।